आइए हम क्लास 10 मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर्स का पूरा कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में देखेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, क्या है? पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, दूसरा क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, तीसरा क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, चौथा क्या है यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको भी हम समझाएंगे आपको अच्छे तरीके से। और पांचवा क्या है, यहाँ पे हमारा √2 √3 √5 a का परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना बताऊंगा कैसे होता है। और छठवां क्या है हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में, जो भी होता है कब वो शांत होता है कब अशांत होता है, ठीक है। और हम उसके बाद क्या, और ये कॉन्सेप्ट भी बताएंगे HCF और LCM का गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होता है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जैसे देखिए अगर 5 से हम 17 को भाग दें, ठीक है, जब भाग दे रहे हैं तो हमारा क्या 5 3 15, 3 बार गया 15 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा शेषफल 2 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं, इसको रिमाइंडर r से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये दूसरे भागफल को इसको हम अंग्रेजी में क्वोशेंट बोलते हैं और इसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर डी बोलते हैं। और ये क्या है डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड है, ठीक है, ये डिविडेंड है। तो हमारा क्या होता है, तो डिविडेंड इक्वल टू या फिर भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है। तो हमारा भाज्य को हम लोग क्या मान ले, अगर इस भाज्य को हम a मान ले और भाजक को b मान ले, क्वोशेंट में जो भागफल है इसको q मान ले और जो शेषफल है इसको r मान ले, तो हमारा क्या हो जाएगा a इक्वल टू, देखिए भाज्य क्या है a, भाजक क्या है b, भागफल क्या है q है, शेषफल क्या है r है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा a इक्वल टू b q प्लस r। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो इसी पे आधारित है। तो यूक्लिड जो बोले हैं कि अगर देखो इस प्रमेयिका के हिसाब से अगर भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया था 5 और 17 दिया था, क्या दिया था 5 और 17, 5 और 17 दिया था, ठीक है। तो इन दो धनात्मक पूर्णांक की सहायता से हम दो वैल्यू और निकाल लिए, क्या एक देखिए भागफल आया और हमारा एक शेषफल। तो 2 दिया हो तो हम उसकी सहायता से 2 और संख्याएं निकाल लेते हैं, उससे एक को भागफल कहते हैं और एक को शेषफल। तो यहाँ से यही पता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यहाँ पे q और r 2 संख्या और एक्स्ट्रा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो इसके साथ कंडीशन क्या है, जो ये शेषफल होता है r जो होता है ये क्या होता है b से छोटा होता है और 0 के बराबर और इससे बड़ा होता है। ये हमारा कंडीशन क्या करना है हमें ध्यान रखना है। और ये मान लीजिए किसी को 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता, मतलब यही हो सकता है तीनों में से कोई एक। अब ये कहिए 3 से अगर 4 से भाग दे रहे हैं क्या होगा 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका हम यूज करते हैं HCF फाइंड करने में, HCF निकालने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे 12 और 60 है, 12 और 60 का HCF निकालना है तो इस पर हम क्या लगाएंगे एल्गोरिथम लगाएंगे, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। क्या है ये a क्या होता है बड़ा, तो यहाँ पे हमारा जो 60 है ये क्या होगा a और 12 क्या होगा b होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे 60 इक्वल टू 12 गुणे 5 प्लस यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया हमारा 12 पंचे 60 हो गया ना। तो हमारा यहाँ पे HCF जो होगा क्या होगा यही 12 होगा, क्या होगा HCF हमारा क्या होगा 12 होगा। अगर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, शेषफल 0 आ गया, तो हमारा यही जो भाज्य होता है, जो हमारा ये भाजक होता है, भाजक यही जो हमारा b की जगह होता है, b की जगह यही हमारा b क्या हो जाता है HCF हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल देखिए क्या है हमारा 24 और 90। अगर इसका हम निकालेंगे 90 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 24, ठीक है, क्या करेंगे 24 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24 गुणे 3 क्या हो गया 24 3 का 72 हो जाएगा। 90 में से 72 घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 18 आ गया। अब देखिए
यहाँ पे हमारा शेषफल क्या है, 0 तो आया नहीं, तो अब हम क्या लगाएंगे, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 24 और 18 पे दोबारा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा ये जो 24 है ये हमारा ए हो जाएगा और ये जो 18 है ये हमारा बी हो जाएगा। फिर अब 24 और 18 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये जो बड़ा वाला होता है लिखा जाता है, क्या हो जाएगा 24 = 18 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 18 के 18 और 24 से 18 क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 24 = 18 × 1 प्लस 6 है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ भी हमारा रिमाइंडर क्या है 6 आया है, 0 तो आया नहीं। अब फिर हम इस पे दोबारा लगाएंगे, ये देखिए 18 हमारा ए हो जाएगा, 6 हमारा बी, ये हमारा क्या हो गया ए, ये हो गया बी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर क्या होता है 18 = क्या हो जाएगा 6 × 3 प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया, तो हमारा यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, यही 6 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा 6 HCF हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही हमारा एल्गोरिथम है, जब जहाँ पे R 0 हो जाए वहाँ पे उस टाइम पे जो हमारा B की जगह होगा जो होगा यही होगा हमारा HCF, और जब R 0 ना हो तो फिर उससे आगे बढ़ाते हैं जब तक R 0 ना हो जाए, इसी जो B की जगह होता है हमारा ये क्या होता है HCF होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, यदि कोई संख्या जो है ये देखिए जैसे ये क्या है 30 है, क्या है ये हमारा 30 है। ठीक है, इसको हम फैक्टर कर सकते, गुणनखंड कर सकते हैं, इसको कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 × 3 × 5। तो यही हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलता है, यदि कोई संख्या है इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। अब अभाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, जैसे वह संख्या जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ये संख्याएं देख रहे हैं 2 ना, ये किसी से कटता नहीं है, ये खुद या तो 2 से कट जाए या तो 1 से, ये भी 3 है या तो खुद कट जाए या तो 1 से, ये 5 है या तो खुद कट जाए या तो 5 से। मतलब जो संख्या है खुद से या 1 को छोड़कर, मतलब खुद से कटेंगी, खुद से कटने का कोई मतलब नहीं, 1 से कटेगा, 1 से काटने का कोई मतलब नहीं, तो खुद और 1 को छोड़ के, स्वयं और 1 को छोड़ के किसी तीसरी संख्या से न कटे तो वही क्या होती है अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलता है, बोलता ये है कि जब कोई संख्या हो उसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे यहीं पे मान लीजिए क्या हो 60 हो, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए 2 × 2 × 3 × 5, तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 दूना 4 3 का 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 को क्या लिखेंगे 2 की घात 2 × 3 × 5। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है 2 अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 5 क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का यही पूरा कॉन्सेप्ट है, मेन निचोड़ जो है कि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है चौथा कॉन्सेप्ट क्या है चौथा, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, क्या यदि कोई p अभाज्य संख्या, जो अभी अभाज्य संख्या बताया आपको, अभाज्य संख्या तो पता ही हो गया होगा जो खुद और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, जहां पे a क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर a² को विभाजित कर रहा है तो जो p है a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कोई संख्या क्या है, क्या बोला गया ये p क्या है एक अभाज्य संख्या, भाज्य क्या हो सकता है 2 3 5 7 11, ये क्या है अभाज्य संख्या। अब देखिए a² क्या है हमारा, a² एक कोई संख्या है जो 2 से विभाजित हो, a² मान लीजिए अगर 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, ये 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16 होगा। ठीक है, 16 होगा। अब 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये प्रमेय क्या कह रहा है, यदि कोई अभाज्य संख्या कोई धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को काट रहा है तो ये जिसका वर्ग है इसको भी क्या काटेगा, इसको भी मतलब क्या 4 भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। क्या समझे, जैसे कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, a² को डिवाइड कर रहा है, मतलब a² p से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या होगा p से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये √3 √5 इस तरीके की संख्या को क्या सिद्ध करना होता है,
कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। नॉर्मली आप देखते जाइए क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए तो हमें क्या करना है। अब √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए चलो हम मान लेते हैं क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या मान लेंगे, हम बोलेंगे क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए, अब √5 को हम लोग एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। अच्छा, अगर एक परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम इसे मान लो a/b के रूप में, क्या है, a/b के रूप में लिखिए। अतः इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। a और b धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक है। अच्छा देखिए, अगर हम ये समझने से पहले परिमेय संख्या के बारे में क्या करेंगे, जान लेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या हम जिसे p/q के रूप में लिख सके, और pq क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। pq पूर्णांक होना चाहिए और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 7 है, ये क्या हमारा एक परिमेय संख्या, क्योंकि 7 को 7/1 लिख सकते हैं। 0 है, ये भी क्या हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि इसे 0/1 लिख सकते हैं। चलो मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 16/6, ठीक है। ये देखिए हमारा क्या है, 16/6, पूर्णांक ये भी है, पूर्णांक ये भी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हर 0 है, 0 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हमारा ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या तो है, लेकिन यहाँ से कुछ फैक्टर भी दिख रहा है। क्या, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। 16 को हम अगर काट देंगे, यहाँ पे 16 को 2 से क्या हो जाएगा, 2 8 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 का 6, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 8/3, 8/3 हो गया ना, 8/3 हो गया। तो अगर 8/3 हो गया यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं इसे क्या, देखिए पहले कोई परिमेय संख्या था, इसमें जो कॉमन फैक्टर था क्या किए हम, उसे काट दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, 8/3। अब 8/3 में देखिए कुछ कॉमन है, नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई परिमेय संख्या है, √5 को एक परिमेय संख्या माने हैं, तो हमें उसे इस तरीके से बदल सकते हैं। क्या, कोई परिमेय संख्या मान लीजिए, कोई परिमेय संख्या माने, उसमें कुछ कॉमन होगा, वो सब क्या कर दिए हम, हटा दिए, ठीक है। क्या कि हम वो जो कॉमन फैक्टर था उसे काट दिए, तो हमारा जो बचा है, देखिए 8 यहाँ पे बचा है, यहाँ क्या है, 3 है। ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या है। अगर देखेंगे 8 का फैक्टर क्या होगा हमारा, 2 × 2 × 2, और 3 का 3 ही होगा। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में कोई फैक्टर मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों संख्या को क्या कहा जाएगा, सहभाज्य संख्या कहा जाएगी। 8/3 क्या है, सहभाज्य संख्या, मतलब क्या, 8 का कोई भी पार्ट 3 के कोई भी पार्ट से, कोई भी फैक्टर से नहीं मिलेगा। 8 का कोई फैक्टर 2 होगा, 3 का 3 होगा, तो कोई भी फैक्टर इसका नहीं मिल रहा है, तो ये संख्याएं क्या कहे जाएंगी, सहभाज्य। 8 और 3 का अगर HCF भी निकालेंगे क्या होगा हमारा, 1 होगा। तो कोई दो संख्याएं एक साथ सहभाज्य कब कही जाती हैं, जब उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे लीजिए 8 और 9, 8 और 9 क्या है, ये दूसरे आपस में सहभाज्य। जैसे 8 को क्या लिखेंगे, 2 और 9 को क्या लिख सकते, 3 × 3। 9 का फैक्टर क्या, 3 हो गया, 8 का 2 हो गया। इन दोनों में कुछ दिख रहा है आपको कॉमन, नहीं दिख रहा है ना। तो हमें देखिए क्या करना है, इस √5 को एक ऐसा परिमेय संख्या मानना है a/b के रूप में, जहां a और b क्या हो, हमारा सहभाज्य हो, ठीक है। अगर कोई रहेगा तो उसे हम तो काट देंगे ना, उसे क्या बना, चेंज कर देंगे सहभाज्य में, ठीक है, सहभाज्य संख्या बदल देंगे। तो इसलिए हम क्या किए हैं, √5 को सीधा क्या मान लिए हैं, a/b। a/b क्या है, आपस में सहभाज्य है, और क्या है, धनात्मक पूर्णांक भी है, ठीक है। तो आपका सहभाज्य संख्या क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। तो हम देखते हैं अब a/b के रूप में, मतलब क्या हम लिखे, √5 जो है, √5 क्या है, इसको हम लिख दिए a/b, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब जैसे ही वर्ग करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जैसे वर्ग कर देंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा,
5 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पक्ष का भी इस तरफ का क्या हो जाएगा, a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब √5 का वर्ग करेंगे, यहाँ वर्ग और वर्गमूल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हमारा बचेगा, 5 = a²/b²। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए b को यहाँ कर देंगे, क्या हो जाएगा, b² = a²/5 हो जाएगा। अब देखिए यही क्या लगाना है, यहाँ देखिए 5 क्या है, a² को डिवाइड कर रहा है और हमारा 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभी हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो यही पढ़े थे ना कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और उसके वर्ग को क्या कर रहा है, एक अभाज्य संख्या डिवाइड कर रहा है। अगर ये डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे b हमारा क्या है, b भी तो एक धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग अगर यहाँ पे पूर्णांक कर रहा है, इसका मतलब a² को 5 डिवाइड कर रहा है। अब a² को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। इससे हमें क्या पता लगेगा कि a² को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी तो डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर a को 5 डिवाइड करता है, a को 5 डिवाइड करता है तो हम a = 5x मान सकते हैं। तो हम क्या मान सकते हैं, माना a = 5x, a = 5x मान लिए, तो इसमें क्या करेंगे, a = 5x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए a = 5x पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए a = 5x पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा b², यहाँ पे पुट करेंगे a = 5x, तो a की जगह क्या रखेंगे, 5x, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या है, 5। तो यहाँ से आगे देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, b² = 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 × x² / 5 से काट देंगे, 5 बोलते 5 5 जा 25, 5 1 के 5 5 हम 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, b² है, यहाँ क्या बचेगा, 5x²। तो यहाँ जो 5 है इसको यहाँ पे ले आएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, b²/5 हो जाएगा, x² मतलब क्या आ जाएगा हमारा, x² = b²/5। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं जो हमारा x था क्या है, यहाँ पे x एक क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, x एक पूर्णांक है। ठीक है, तो x इसको यहाँ पे पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब क्या, b² को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। b भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है हमारा, और ये 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि 5 b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। अब देखिए हमारा एक कंडीशन क्या मिला कि 5 a को विभाजित करेगा, पहला ये, और दूसरा ये भी मिल गया कि 5 b को विभाजित करेगा। 1 और 2 में देख रहे हैं कि a और b दोनों क्या हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, 5 से विभाजित हो जा रहा है। और हम लोग पहले क्या मान चुके हैं कि a और b क्या है, धनात्मक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य होने का मतलब आपस में एक दूसरे का कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी ऐसा कोई कॉमन फैक्टर जो a में भी हो और b में भी है। लेकिन यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, बोल रहा है कि 5 a को विभाजित कर रहा है, 5 b को विभाजित कर रहा है, 5 a को विभाजित कर रहा है। जो हम लोग पहले माने उस हिसाब से क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो हम लोग मानेंगे 1 और लिखेंगे क्या, 1 और 2 से, 1 और 2 से हमें क्या मिला कि a और b दोनों में क्या है, 5 कॉमन है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तब तो 1 और 2 से पता लग रहा है क्या, 1 और 2 से हमारा माना गया कथन गलत है। और हम क्या माने थे कि √5 एक परमेय संख्या है, √5 एक परमेय संख्या जो गलत है। तो हमारा √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है जो गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या, इसमें क्या करना है, √5 को क्या मान लेना है, पहले एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या को अगर माने हो
तो इसको हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ए बी क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक है, जहां ए बी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और क्या है, आपस में सहभाज्य है। क्या है, सहभाज्य, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हम इसे पहले ही मान लेते हैं, ठीक है। जब पहले ही मान लिए हैं तो अब क्या करेंगे, √5 को a अपान बी लिख दिए, इसके बाद क्या किए, वर्ग कर दिए, वर्ग करने के बाद क्या किया, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 5 a² अपान b², तो यहाँ से फिर हम दिखा दिए b² = a² अपान 5। जब a² अपान 5, यहाँ b भी हमारा इंटीजर है, a भी एक इंटीजर है। अब बताइए यहाँ पे इंटीजर है, इसका मतलब ये डिवाइड हुआ होगा। जब इसका मतलब a² 5 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 a को भी डिवाइड करेगा। जब a को डिवाइड कर रहा है तो हमारा यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बना, जब a को डिवाइड कर रहा है तो a = 5x मान सकते हैं, ठीक है। a = 5x मान सकते हैं, क्योंकि जो डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है तो 5x मान लिया। अब देखिए क्या है, 5x इस वाले a = 5x इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो है b² = 5x² अपान 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा b² = 5x² अपान, तो यहाँ से हम क्या करें, 25 आ जाएगा, 5 से काट देते हमारे यहाँ पे आ गया क्या, b² = 5x²। 5 को क्या करें, b² के नीचे वहाँ पे x² हो जाएगा, तो x² = b² अपान 5 आ गया। तो यहाँ से फिर पता लग रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, a² अपान 5, यहाँ भी क्या आ गया, b² अपान 5। यहाँ पे अच्छा जब x माने तो x हमारा क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। जब यहाँ इंटीजर है तो जब b² को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 b को भी डिवाइड करेगा। अब देख रहे हैं a और b दोनों में क्या है, 5 क्या है, a को भी डिवाइड कर रहा है b को, तो कहाँ रह गई, ये सहभाज्य संख्या रह गई, नहीं रह गई, ठीक है। तो जब ये सहभाज्य नहीं रह गई, पहले बोला था सहभाज्य, यहाँ पे पता लगा कि सहभाज्य नहीं है, इसलिए हमारा कदम क्या हुआ, पहले माने थे अपरिमेय संख्या, पहले माने थे क्या, परिमेय संख्या, तो हमारा क्या है, हो गया सिद्ध, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए अब हमारा क्या छठवां कॉन्सेप्ट है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सिर्फ दो होता है, एक क्या होता है, शांत होता है, एक अशांत आवर्ती। क्या होता है, एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत आवर्ती होता है। अब देखिए क्या होता है, हमें परिमेय संख्या के रूप में दी रहेंगी, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखना होगा कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 15/2⁵ है। देखिए यहाँ देखना, ध्यान क्या देना है, जैसे भी हमें दिखेगा हर की घात 2 की घात 5 हो तो ये क्या होगा हमारा शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 की घात 5 हो, मतलब कोई भी, केवल हमें ध्यान देना हर पे, ठीक है। 2 की घात 5 हो शांत, यहाँ पे 5 की घात 2 है तो यहाँ भी क्या होगा शांत। यहाँ पे देखिए 2 की घात के रूप में है, यहाँ पे क्या है 5 की घात के रूप में, यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों के घात के रूप में है तो भी शांत होगा, ठीक है। क्या है, 2 की घात के रूप में शांत, 5 के घात के रूप में शांत, 2 और 5 दोनों के घात के रूप में शांत होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 की घात के रूप में, 5 की घात के रूप में, लेकिन यहाँ क्या आ गया एक्स्ट्रा, 7 के घात के रूप में आ गया, तो यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए शांत कब होगा, जब 2 की घात के रूप में होगा, 5 के घात के रूप में होगा, 2 और 5 दोनों के घात के रूप में होगा, क्या होगा हमारा, तब शांत होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा अगर 7 आ गया अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, तो यहाँ पे अगर हम हर देखें, यहाँ क्या है 70 है, 70 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 7, 2 पंचे 10, 10 सते 70, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या 7 आ गया ना, 2 की घात के रूप में, 5 की घात के रूप में, तो हमारा क्या होगा अशांत। नहीं, रुक जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है ऊपर 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 7, क्या हो जाएगा हमारा 3 × 7, यहाँ भी तो 7 है, क्या होगा 3 3 कट जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 7 × क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2 × 5। अब बताइए क्या हो गया, यही क्या हो गया हमारा शांत। केवल इसी को हर को ना देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखना इसलिए था क्योंकि आप देख रहे हैं क्या 2 की घात के रूप में अगर ऐसा मिले तुरंत शांत बोलो, शांत बोलो, लेकिन 7 के रूप में मिले तो एक बार ऊपर भी ध्यान दे लेना, क्योंकि यहाँ 19 था, कटता नहीं, इसलिए मैं बोल दिया शांत। लेकिन यहाँ पे 21 है, 3 × 7 और 70 होगा 2 × 5 × 7, यहाँ से 7 इसमें भी है, 7 इसमें, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 2 × 5, ये देखिए हर क्या है 2 × 5 के रूप में, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यहाँ पे देखिए 3/5 × 7, तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मली आप जानते हैं क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। हमारा क्या है लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है,
क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। पहले HCF लासा और मासा का गुणा क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणा होता है, ठीक है। इसी कांसेप्ट पे हमारा एक एग्जांपल देख लीजिए, क्या है, दो संख्याएं 15 और 25 दी है, ठीक है। दो संख्याएं क्या है, 15 और 25 दी है, तो उनका HCF क्या दिया है 5, तो LCM निकालना, क्योंकि हम जानते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो HCF क्या है हमारा, यहाँ पे 5 दिया है, 5 इंटू LCM फाइंड करना है। पहली संख्या क्या है हमारा 15 है, दूसरी संख्या क्या है 25, तो हमें LCM फाइंड करना है। तो क्या होगा 15 इंटू 25, यहाँ से 5 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या होगा 25 दिया का 75 हो जाएगा। हमारा LCM क्या हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा। तो करके दिया नहीं, तो हमारा देखिए क्या यहाँ पे LCM 75 आ गया है। तो देखिए हमारा पूरा चैप्टर क्या हुआ, लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट क्या, लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको और भी क्वेश्चन कराने हैं क्या, कैसे, आपको क्या नहीं आ रहा है, क्या एग्जाम्पल क्या है पूरे चैप्टर में, पूरी NCERT बुक जो भी है, चाहे जो बुक है, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर कमेंट में आप क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। कौन सी बुक है, जो भी NCERT का है, तो एक्सरसाइज नंबर 1 का एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है पूरे चैप्टर से, ठीक है। आप केवल वो कर देंगे कमेंट, तो हम उस पर क्या कर देंगे, पूरा आपका उस टॉपिक पे उस क्वेश्चन का क्या पूरा कंप्लीट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है।